क्या है इजराइल और पैलेस्तीन की हिस्ट्री जो युद्ध के मोड़ पर आ चुकी है? इजराइल और पैलेस्तीन के बीच में युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसमें कई मासूम बच्चे, बड़े और बुजुर्गों की जानें जा रही हैं। क्या है इजराइल और पैलेस्तीन की हिस्ट्री जो युद्ध के मोड़ पर आ चुकी है? वेलकम टू इंफोटेनमेंट बज़। मेरा नाम है निखिल सक्सेना। आइए जानते हैं इजराइल और पैलेस्तीन की हिस्ट्री के बारे में। तो पहले हम डिस्कस करते हैं इजराइल और पैलेस्तीन की ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में कि ये दोनों देश वर्ल्ड मैप पे कहाँ पे सिचुएटेड है। तो ये रहा वर्ल्ड मैप। इजराइल और पैलेस्तीन मिडिल ईस्ट में सिचुएटेड है। इजराइल मेनली जो अपनी बाउंड्री शेयर करता है वो है इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन। इन देशों के साथ मेजर बाउंड्रीज शेयर करता है। तो अगर अब हम कॉन्फ्लिक्ट की बात करें जिसकी वजह से युद्ध जैसी स्थितियां बन गई हैं, वो क्या है कि इजराइल में मेजर पॉपुलेशन जूइश की है, यहूदियों की है। और यहीं अगर हम पैलेस्तीन की बात करें तो यहाँ पे मेजर पॉपुलेशन इस्लामिक धर्म को फॉलो करने वाले मुसलमानों की है। इस समय जो इजराइल और पैलेस्तीन के बीच में जो विवाद की स्थिति बनी है उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है जेरूसलम। जेरूसलम इजरायली, पैलेस्तीनी और क्रिश्चियंस के लिए होली लैंड है। अब समझते हैं इन तीनों धर्म के लोगों के लिए किस तरीके से जेरूसलम एक पवित्र स्थान है, पवित्र जगह है, होली लैंड है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं जेरूसलम में जहाँ पे ये तीनों धर्मों के होली स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, उस लैंड, उस ज़मीन को टेम्पल माउंट या फिर हराम शरीफ कहा जाता है। इस जगह पर तीनों धर्मों के होली स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं जिनका नाम है डोम ऑफ रॉक, अल-अक्सा मस्जिद जो कि इस समय विवाद का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है, अल-अक्सा मस्जिद, और तीसरा है वेस्टर्न वॉल। अब तीनों धर्मों की बात करते हैं। पहले हम ज्यूइश धर्म की बात करते हैं, ज्यूज़ की बात करते हैं। ये जो धर्म है इसको जुडाइज़म कहा जाता है। ज्यूइश के अकॉर्डिंग आज से करीबन 300 साल पहले एक उनके राजा हुआ करते थे जिनका नाम था सोलोमन, जिन्होंने एक मंदिर बनवाया था जिसको रोमन एम्पायर के दौरान तोड़ दिया गया। उसकी एक दीवार बची है जिसको वेस्टर्न वॉल कहा जाता है और जो जुडाइज़म धर्म के फॉलो करने वालों के लिए एक पूजनीय स्थान है। ये हो गई ज्यूज़ की बात। दूसरे धर्म की बात करते हैं, इस्लाम धर्म की। इस्लाम धर्म के अनुसार जो अल-अक्सा मस्जिद है, ऐसा मान्यता है कि पैगंबर मोहम्मद साहब का पहला कदम जिस जगह पे पड़ा था उस जगह को अल-अक्सा मस्जिद कहा जाता है। फिर वो उसके बाद जहाँ से उन्हें जन्नत नसीब हुई, जहाँ से उनका देहांत हुआ, मृत्यु हुई, उसे डोम ऑफ रॉक कहते हैं। अब तीसरे धर्म की बात करें, क्रिश्चियनिटी धर्म, उनके लिए ये इसलिए होली लैंड है जेरूसलम क्योंकि जीसस क्राइस्ट का क्रूसिफिकेशन, मतलब उन्हें सूली पर जेरूसलम में ही चढ़ाया गया था और जीसस क्राइस्ट ने अपने उपदेश भी इसी शहर से दिए थे। अब इन तीनों धर्मों में बात करें तो सबसे पुराना धर्म ज्यूइश धर्म है, जुडाइज़म। वो करीबन 300 साल से भी ज़्यादा पुराना है। फिर क्रिश्चियनिटी की बात करें तो वो 2000 साल पुराना है और अगर हम इस्लाम धर्म की बात करें तो वो 1500 साल पुराना है। इजराइल और पैलेस्तीन के बीच में जो इस समय युद्ध के हालात बने हुए हैं, जिसमें इजराइल गाज़ा पर एयर स्ट्राइक्स कर रहा है और गाज़ा से भी रॉकेट लॉन्च किए जा रहे हैं, इन सब का जो मुख्य कारण रहा उसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। आप सबको पता होगा भी कुछ समय पहले रमज़ान का पाक महीना ख़त्म हुआ है। रमज़ान के महीने के दौरान कई इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग अल-अक्सा मस्जिद पर जाते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जेरूसलम पर इजराइल का ही कंट्रोल है, मतलब कि टेम्पल माउंट हो या और कोई होली स्ट्रक्चर्स, वहाँ पे सारी सिक्योरिटी इजराइल मिलिट्री ही डिप्लॉयड है, इजराइल पुलिस ही कंट्रोल करती है। तो वक्त दर वक्त हमें ये खबरें सुनने को मिलती हैं कि इजराइल वहाँ पे जो लोग अपनी नमाज अदा करने आ रहे हैं या क्रिश्चियंस या जो भी लोग वहाँ पे अपने पूजनीय स्थल पर आ रहे हैं एज अ टूरिस्ट, उन पर इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस का कोई ना कोई तरीके से बंदिश लगाई जाती है। जैसे कि हमें जो खबरें सुनने को मिलती हैं
कि इज़राइल सिक्योरिटी फोर्सेस 18 से 50 साल की उम्र के लोगों को अल-अक्सा मस्जिद में जाने से मना करती है। ये वक्त दर वक्त ये चीज़ें बदलती रहती हैं, ये रिस्ट्रिक्शंस जो लगाए जाते हैं ये बदलते रहते हैं। इसका कारण ये है कि वहाँ पे जिससे कि दंगे फसाद ना बढ़ें, 18 से 50 साल के लोगों को जाने के लिए इसलिए कभी कभार रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं कि सिर्फ बच्चे और बूढ़े लोग ही जा सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ इस रमज़ान के महीने में हुआ कि वहाँ पे लोग नमाज अदा करने जा रहे थे रमज़ान के महीने में, तो उधर कुछ इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस के तरफ से रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए या जो भी कुछ एनकाउंटर हुआ वहाँ के लोगों में, इस्लामिक धर्म को पैलेस्टीनियन लोगों में, तो उससे क्लैशेस बढ़े। और उन क्लैशेस का रिजल्ट ये है कि आज इजराइल गाज़ा पर एयर स्ट्राइक्स कर रहा है और गाज़ा से भी रॉकेट लॉन्च करे जा रहे हैं इजराइल पर। इसमें कई सिविलियंस की जान जा चुकी हैं, जिसमें कई बच्चे हैं, कई बुजुर्ग हैं। अब हम थोड़ा सा हिस्ट्री में चलते हैं कि क्या कारण रहा कि जो इजरायली और पैलेस्टीनियंस में जो इतना सोच में कॉन्फ्लिक्ट है कि वो इतने सालों से चलता चला आ रहा है और अब एडवर्स कंडीशन मतलब हालात ख़राब पे ख़राब होते जा रहे हैं। हम वर्ल्ड वॉर 2 की बात करते हैं सन 1939 में, जब हिटलर का रूल बढ़ता जा रहा था। तो यूरोप में उस वक्त ज्यूइश रिलीजन को फॉलो करने वाले ज्यूइश लोग, ज्यूज़ काफ़ी तादाद में रहते थे यूरोप में। तो उस वक्त ज्यूइश लोगों पर काफ़ी बंदिशें लगाई जा रही थी, उनके रिलीजन को बैन करा जा रहा था। हम सब ने सुना होगा होलोकास्ट हुआ था हिटलर के दौरान, जिसमें कि कई ज्यूइश यहूदियों को गैस टैंकर्स में डालकर मार दिया गया था, गैस टैंकर्स में जला दिया गया था। इसमें तकरीबन 4.2 मिलियन मतलब कि 42 लाख यहूदी मारे गए थे। इस नरसंहार के बाद, मास नरसंहार के बाद यहूदियों में ये सोच बनी, ये मैसेज पहुंचा कि हमें जल्दी से जल्दी अपने देश की तरफ बढ़ना ही होगा, नहीं तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इस मूवमेंट के दौरान, इस वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक मास मूवमेंट शुरू हुआ यहूदियों का इजराइल की तरफ, पैलेस्टीनियन लैंड की तरफ। 1939 के बाद जब यहूदियों की पॉपुलेशन पैलेस्टीनियन लैंड पर बढ़ने लगी, तो वहाँ पे जो यहूदी थे, जो जूइश लोग थे, उनकी एक अलग नेशन की भी डिमांड बढ़ने लगी। इसको देखते हुए उस दौरान ब्रिटिश रूल था, कॉलोनियल रूल था, लेकिन ब्रिटिश पावर ने यूनाइटेड नेशंस को बोला कि अब आप ये मसला आप हैंडल करें, ये उन लोगों से नहीं हैंडल हो पा रहा था। तो यूनाइटेड नेशंस के लिए एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट माना जाए, पहला सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, ये इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट था, 2 नेशंस को बनाना था। तो उस दौरान सन 1947 में यूनाइटेड नेशन ने ये डिक्लेयर करा कि इजराइल एक अलग नेशन होगा और पैलेस्टाइन एक अलग नेशन होगा। उनकी बाउंड्रीज डिसाइड करी और जेरूसलम पर कंट्रोल एक इंटरनेशनल गवर्नमेंट का होगा। जेरूसलम को एक इंटरनेशनल गवर्नमेंट के थ्रू रूल करने के लिए इसलिए रखा गया क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट की जगह थी, कि इसलिए वो ना तो पैलेस्टाइन के कंट्रोल में रहेगा, ऐसा यूनाइटेड नेशन ने बोला, ना तो वो पैलेस्टाइन के कंट्रोल में रहेगा और ना ही इजराइल के, वो एक इंटरनेशनल गवर्नमेंट के थ्रू कंट्रोल करा जाएगा। यूनाइटेड नेशन के इस डिसीजन को लेकर के, जिसमें उन्होंने इजराइल को एक इंडिपेंडेंट नेशन बना दिया, इस डिसीजन को किसी भी अरब कंट्री ने सपोर्ट नहीं करा, उन सब ने इसका विरोध करा। वो इजराइल को एक इंडिपेंडेंट नेशन की तरह नहीं एक्सेप्ट करना चाहते थे। इसी का रिजल्ट ये हुआ कि 1947 के एक साल बाद 48 में सारी अरब कंट्रीज़, मतलब मोस्ट ऑफ द अरब कंट्रीज़ में, जिसमें सीरिया, इजिप्ट, ईरान, इन कंट्रीज़ ने मिलकर इजराइल पर अटैक करा। लेकिन इजराइल इस वॉर को जीत गया और इस वॉर का जीतने का नतीजा ये रहा कि उसने अपनी बाउंड्रीज भी एक्सटेंड कर दी। मतलब अब इजराइल 48 के वॉर के बाद वो पैलेस्टाइन का भी उसने काफ़ी एरिया कवर कर लिया, अपने अंडर ले लिया। फिर सन 1967 में इजिप्ट, सीरिया और जॉर्डन, इन कंट्रीज़ ने मिलकर फिर से इजराइल पर अटैक करा। इस युद्ध का रिजल्ट ये रहा कि इजराइल ने अपनी बाउंड्रीज फिर से एक्सटेंड करी, मतलब उसने इनको युद्ध में, तीनों नेशंस को, इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन, इनको फिर से हराया और गाज़ा जो कि इजिप्ट में आता था उसको भी कंट्रोल में लिया और जेरूसलम पर भी अपना कंट्रोल बना लिया, मतलब उसको भी जीत लिया। लेकिन एक इंटरनेशनल ट्रीटी के दौरान आगे आने वाले सालों में गाज़ा को इजराइल ने
वहाँ से गाज़ा से अपने जो इजरायली सेटलमेंट्स थे उनको हटा लिया और अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को भी वहाँ से हटा लिया। तो गाज़ा को एक इंडिपेंडेंस दे दी एक तरीके से देखा जाए तो, ड्यू टू सम इंटरनेशनल इश्यूज़। अब हम थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं गाज़ा पर। गाज़ा इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी आपको सुनने में आ रहा होगा न्यूज़ चैनल्स में कि जो मिसाइल्स दागी जा रही हैं इजराइल की तरफ, या इजराइल जो एयर स्ट्राइक्स कर रहा है वो मेजर गाज़ा पर ही कर रहा है। क्या कारण है कि गाज़ा में ही सारी एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं? अब समझिए, गाज़ा में इजराइल की सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं हैं, लेकिन इजराइल ने गाज़ा पर बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं। वहाँ काफ़ी चेक पॉइंट्स बना रखे हैं, नेवल चेक पॉइंट्स बना रखे हैं। क्या कारण है कि इजराइल गाज़ा पर इतनी रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है? थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं। इजराइल ने गाज़ा से अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस भी हटा ली थी कुछ समय पहले, और अपने जितने भी इजरायली सेटलमेंट्स थे उनको भी वहाँ से रिमूव करना शुरू कर दिया था। इसका रिज़ल्ट ये रहा कि गाज़ा में जो आतंकवादी संगठन है हमास, जिसे आज के टाइम पे हम बोल रहे हैं, आप लोग काफ़ी सुन रहे होंगे हमास, उसका कंट्रोल वहाँ पर बढ़ने लगा। हमास एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह उभरा था गाज़ा में। वो एक चुनाव जीता, उसके बाद एक चुनाव में जीती हुई एक पार्टी बन के आया था हमास। पैलेस्तीन में दो पॉलिटिकल पार्टीज़ रूल करती हैं। एक PLO है, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि पीस ट्रीटी पर काम करती है कि वो इजराइल के साथ किसी भी युद्ध के मोड़ पर नहीं जाना चाहती, उनका ये सोच है। लेकिन उसी के ऑपोजिट है हमास। हमास क्या है? हमास की सोच क्या है कि उनके लिए इजराइल एग्जिस्ट नहीं करता। इजराइल एज अ नेशन डज नॉट एग्जिस्ट फॉर देम। हमास की ये सोच है। तो हमास आज से नहीं, काफ़ी टाइम पहले से इजराइल पर छुटपुट बोला जाए तो छोटी मोटी बॉम्बार्डिंग करता रहा है। बस बॉम्बार्डिंग काफ़ी ज़्यादा नंबर में हुई हैं इजराइल पर, उसमें काफ़ी सिविलियंस भी मरे हैं। तो हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि काफ़ी एक्टिव है गाज़ा में। इसी का कारण है कि इजराइल ने रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं गाज़ा पर किसी भी तरीके से, कि वहाँ पर उस रिस्ट्रिक्शंस का रिज़ल्ट ये है कि किसी भी तरीके की इंटरनेशनल मदद नहीं जा पाती गाज़ा में, किसी भी तरीके के रिसोर्सेज नहीं पहुँच पाते हैं गाज़ा में। गाज़ा में अनएम्प्लॉयमेंट 40% हो चुका है। वहाँ के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बहुत लो है। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल जड़ों से कमज़ोर हो चुका है। ये रिज़ल्ट है, ये गाज़ा में हालात हैं इस समय। तो हम इस पूरी पिक्चर के मद्देनज़र अगर देखें तो एक हमास एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी वजह से, मतलब इजराइल भी है लेकिन हमास एक मेजर इशू है जिसकी वजह से इस समय युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है। और इस जो बॉम्बार्डिंग वगैरह की जा रही है इसमें मासूम सिविलियंस की जान जा रही है। आप सब लोग इस बात से वाकिफ होंगे, एक जेनीवा कन्वेंशन होता है जो कि हर देश में इंटरनेशनली माना जाता है। जेनीवा कन्वेंशन के अकॉर्डिंग किसी भी दो देश, कोई भी दो देश अगर युद्ध की स्थिति में पहुंचते हैं तो उसमें सिविलियन कैजुअलिटीज़ मिनिमम होनी चाहिए या कि फिर ना के बराबर होनी चाहिए, ये जेनीवा कन्वेंशन में कहा जाता है। लेकिन अगर हम हालात को देखें अभी के, तो इस समय दोनों देश, चाहे इजराइल हो या पैलेस्टाइन हो, दोनों देश ये जेनीवा कन्वेंशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। दोनों देशों में सिविलियन कैजुअलिटीज़ होती आई हैं, अभी भी हो रही हैं। ये सोचने वाली बात है कि दो देशों की लड़ाई में आखिर मारे जाएं मासूम सिविलियंस क्यों? आखिर मारे जाएं मासूम बच्चे क्यों, जिनका कोई कसूर ही नहीं है? क्या ऐसा कोई दो देशों में समझौता नहीं हो सकता जहां पे बिना किसी मतभेद के दो देश साथ में रहें? मेरा मकसद किसी भी धर्म को आहत करने का नहीं था, किसी भी धर्म को सही गलत बताने का नहीं था। मेरा मकसद बस इतना सा था कि क्या कारण रहे, क्या कारण है जिसकी वजह से ये जो दोनों देशों में जो मतभेद चलते आ रहे हैं, जो कि एक युद्ध के कगार पर पहुंच गए हैं, उनका क्या कारण है, क्या मेजर कारण रहे कि ये कंडीशंस हो गई हैं दो देशों के बीच में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे कि हमारे रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।